तो इस वीडियो में हम बात करेंगे जेनित्सु के बारे में और देखेंगे कि वो कितना ताकतवर है। डीमन स्लेयर सीजन 1 में हमें जेनित्सु एक ऐसे कैरेक्टर की तरह दिखाया गया है जो कि हमेशा डरा हुआ, रोने वाला और दूसरों से मदद मांगता रहता है, जिससे ये लगता है कि वो काफी कमजोर है और वो हमेशा अपने पावर्स को लेकर डाउट में रहता है, पर फिर भी उसमें टैलेंट है। यहाँ तक कि उसके फ्लैशबैक में हम देख सकते हैं कि उसके पुराने सेंसेई जिगोरु कुवाजिमा, जो कि फॉर्मर थंडर हाशिरा भी थे, जेनित्सु के पोटेंशियल पर बिलीव करते थे। जेनित्सु ने कई बार ट्रेनिंग को छोड़कर भागने की कोशिश भी की, पर उसके मास्टर हमेशा उसे वापस ले आते थे और कहते थे कि जेनित्सु में टैलेंट है, उसे बस खुद पर भरोसा रखना चाहिए। जिगोरु बस एक थंडर पिलर ही नहीं थे, उन्हें स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हंटर का टाइटल भी दिया गया था उनके टाइम पे। तो जब इतना स्ट्रॉन्ग फॉर्मर डीमन स्लेयर, जो कि कुछ ही स्टूडेंट्स को चूज करता है ट्रेनिंग के लिए, जेनित्सु पर गिव अप नहीं करना चाहता, जिससे हमें ये पता चलता है कि जेनित्सु में पोटेंशियल तो हमेशा से था। जेनित्सु ब्रेथ ऑफ थंडर स्टाइल के 6 फॉर्म्स में से बस पहले फॉर्म को ही सीख पाया है, जो कि इस स्टाइल का मोस्ट बेसिक फॉर्म माना जाता है। बाकी फॉर्म्स को ना सीख पाने की वजह से जेनित्सु खुद को एक फेलियर समझता था, पर उसके सेंसेई ने उसे अपनी इस वीकनेस को अपना स्ट्रेंथ में कैसे बदलना है ये सिखाया। ब्रेथ ऑफ थंडर स्टाइल के सारे 6 फॉर्म्स के फंडामेंटल्स को सीखने के बजाय जेनित्सु ने पहले फॉर्म को ही डीपली मास्टर करना सीखा। उसके सेंसेई ने उसे फर्स्ट फॉर्म को जितना हो सके उतना यूज करने को और उसको उतना ट्रेन करने को कहा, जब तक कि जेनित्सु अपने लिमिट्स को पार नहीं कर लेता। इनफैक्ट हम ये कह सकते हैं कि वो भाग सकता था, रो सकता था, पर जेनित्सु क्विट नहीं कर सकता था। जेनित्सु के सेंसेई यानी कि जिगोरु को पता था कि वो न केवल एक ग्रेट स्वॉर्ड्समैन बन सकता है, बल्कि वो सबसे ताकतवर भी बन सकता है। अब वो इंसान जो कि एक टाइम पे स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन हंटर था, उसे जेनित्सु के स्ट्रॉन्गेस्ट बनने पर इतना बिलीव था, जो कि हमें जेनित्सु के पोटेंशियल के बारे में हिंट देता है। जेनित्सु अभी अपने पावर्स को डेवलप करने के प्रोसेस में ही है, तो देखते हैं कि वो इस सीरीज और मांगा दोनों में अभी कहां तक पहुंचा है। तो पहले सीजन में हम देखते हैं जेनित्सु को फाइट को ड्रम हाउस डीमन के साथ। पहले तो जेनित्सु डर और घबराहट की वजह से बेहोश हो जाता है, पर जब वो डीमन अपने टंग से उस छोटे लड़के को अटैक करता है जो कि जेनित्सु के साथ होता है, कि तब हम देखते हैं कि उसकी टंग कटी हुई होती है और जेनित्सु बगल में खड़ा हुआ होता है। अब हम ये देख सकते हैं कि उसकी आंखें बंद होती हैं और बिल्कुल अनकॉन्शियस होता है, और इसी हालत में वो उस छोटे से बच्चे को साइड में हटने को कहता है और फिर उस डीमन की तरफ अपनी पूरी पावर से बढ़ते हुए अटैक करता है, जिससे कि वो उसके सर को एक बार में ही स्लैश कर देता है। वो बड़ा ही बैडएस लग रहा होता है जब तक कि वो जाग नहीं जाता है। जागने के बाद वो पूरी तरीके से कंफ्यूज होता है कि आखिर ये सब कैसे हुआ। तो सीरीज की शुरुआत से ही जेनित्सु स्ट्रॉन्ग था, पर उसका डर उसे अपने पावर्स के फुल पोटेंशियल को यूज करने से रोक रहा था। पर जब वो अनकॉन्शियस हो जाता है तब अपने डर से फ्री हो जाता है, जिसकी वजह से वो अपने फुल पोटेंशियल को यूज कर पाता है और अपने स्किल्स दिखा पाता है। पर हम ये देखते हैं कि जेनित्सु हर बैटल के साथ और भी अच्छा होता जाता है अपने पावर्स को यूज करने में, वो भी होश में होते हुए। इसके बाद फिर हम देखते हैं जेनित्सु को एंटरटेनमेंट डिस्ट्रिक्ट आर्क में, जब वो अपर मून 6 के साथ लड़ाई कर रहा होता है। हम देखते हैं कि जेनित्सु की आंखें यहाँ भी बंद होती हैं, पर इस बार वो तांजीरो और दूसरे टीम मेंबर से अच्छी तरीके से कम्युनिकेट कर पा रहा था, जिससे हमें ये पता चलता है कि जेनित्सु को अपने पावर्स पर पहले से ज्यादा कंट्रोल है। इस बार भी वो फर्स्ट फॉर्म ही यूज करता है, पर इस बार वो उसे 8 गुना ज्यादा ताकत से यूज करता है। डाकी ने जेनित्सु के पिछले अटैक्स देखे थे और उसे इसलिए लगा कि जेनित्सु कोई बड़ा खतरा नहीं है और वो जेनित्सु की स्पीड को जानती है, पर तभी जेनित्सु यूज करता है गॉड स्पीड, जो कि इतना तेज था कि डाकी भी उसका सामना नहीं कर पाई। जेनित्सु गॉड स्पीड को 2 बार ही यूज कर सकता था, जिसके बाद उसके पैर थोड़े टाइम के लिए बेकार हो जाते, पर दूसरी बार डाकी पर अटैक करने पर जेनित्सु उसे हराने में कामयाब हो जाता है। पर इसमें इनोसुके भी उसकी मदद करता है। डाकी को हराने के बाद जब जेनित्सु पूरी तरीके से होश में आता है, तब वो सरप्राइज होता है कि उसकी पूरी बॉडी हर्ट हो रही होती है और उसके पैर टूट गए होते हैं, पर फिर भी ये तो सच है कि उसमें इतनी ताकत थी कि वो एक अपर मून को टक्कर दे सका। इसके बाद की फाइट हमें देखने को मिलती है काइगाकू और जेनित्सु के बीच में, और ये फाइट जेनित्सु की अब तक की सबसे बेहतरीन फाइट थी। इस फाइट के दौरान जेनित्सु अनकॉन्शियस भी नहीं होता है, बल्कि पूरे होश में रहता है, इसके बावजूद कि उसके सामने उसका अब तक का सबसे ताकतवर ओपोनेंट खड़ा होता है। इसके उलट वो बिल्कुल ही बैडएस लग रहा होता है। जेनित्सु बिल्कुल 100% काइगाकू को पूरी तरीके से क्रश करने के मूड में लग रहा होता है। वो काइगाकू से बोलता है कि उसे बस जगह खाली होने की वजह से अपर मून 6 बनाया गया, ना कि इसलिए कि वो इस काबिल है, जिसमें कुछ सच्चाई तो थी, क्योंकि काइगाकू अभी ही डीमन बना होता है और पूरे तरीके से अपनी पावर्स के साथ एडजस्ट नहीं कर पा रहा होता है। तो इस लड़ाई के दौरान जेनित्सु बहुत ज्यादा गुस्सा होता है, क्योंकि काइगाकू की वजह से उसके सेंसेई, वो एक इंसान जिसने जेनित्सु पर पूरी तरीके से बिलीव किया, उन्होंने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उनका दूसरा स्टूडेंट जो कि काइगाकू होता है, वो अपनी खुद की मर्जी से डीमन बन
बन जाता है। काइगाकू को इस बात की कोई परवाह नहीं होती कि उसके सेंसेई ने सुसाइड कर लिया, क्योंकि उसके सेंसेई उसे अपना सक्सेसर नहीं चुनते हैं। वो चाहते थे कि जेनित्सु और काइगाकू दोनों ही सक्सेसरशिप को शेयर करें। काइगाकू हमेशा से जेनित्सु से ज्यादा पावरफुल होता है और अब तो वो एक डीमन था, पर फिर भी लड़ाई के दौरान जेनित्सु काइगाकू से तेज था। काइगाकू ने जेनित्सु पर अपने बेस्ट अटैक्स किए, जिससे कि जेनित्सु इंजर्ड हुआ, पर उतना काफी नहीं था। इस लड़ाई के दौरान जेनित्सु ने एक न्यू फॉर्म का यूज किया, जिसे कि वो अब तक सीक्रेट रख रहा था, जो कि इसने खुद क्रिएट किया था और उसका नेम था फ्लेमिंग थंडर गॉड। काइगाकू शुरू से ही जेनित्सु को जान से मारने के लिए उस पर पूरे पावर से अटैक कर रहा होता है, पर जेनित्सु थोड़ा हिचक रहा होता है और उसे काइगाकू के लिए बुरा लग रहा होता है। वो सोचता है कि काश वो दोनों एक साथ काम कर पाते। अपने स्पेशल मूव का यूज करने से पहले और काइगाकू को मारने से पहले वो कहता भी है, सॉरी बिग ब्रदर। तो इससे पता चलता है कि जेनित्सु पहले ही इस मूव का यूज करके काइगाकू को हरा सकता था, पर वो पीछे हट रहा था। हो सकता है कि शायद वो मेंटली प्रिपेयर नहीं होता है उस इंसान को मारने के लिए जिसने उसे हमेशा इंस्पायर किया है और जिसे वो अपना बड़ा भाई मानता था। यह अटैक इतना तेज था कि काइगाकू जेनित्सु को देख भी नहीं पाता और जेनित्सु उसका गला काट देता है, जबकि अपर मून्स का नेक आम डीमंस के मुकाबले काफी ज्यादा मजबूत होता है। पर इस लड़ाई के बाद हम देखते हैं कि जेनित्सु की हालत काफी बुरी हुई होती है और ओशिरो को उसे बचाना पड़ता है। ओशिरो इसे ये भी बताता है कि काइगाकू को अपनी न्यू बॉडी और न्यू पावर्स को पूरी तरीके से यूज करना नहीं आता था, क्योंकि वो अभी अभी डीमन बना था। और वो जेनित्सु को लकी बोलता है। वो बताता है कि अगर जेनित्सु से 1 साल बाद लड़ा होता तो जेनित्सु जिंदा नहीं बचता। पर अगर मेरी माने तो मुझे लगता है कि ये एक फेयर असेसमेंट नहीं था, क्योंकि सीरीज में तानजीरो और जेनित्सु दोनों ही शुरुआत के कंपेयर में अभी तक बहुत पावरफुल हो चुके हैं और इस ग्रोथ रेट के साथ जेनित्सु भी 1 साल में बहुत ही ज्यादा ताकतवर हो जाता। उसके सेंसेई, जो कि वन ऑफ द स्ट्रॉन्गेस्ट डीमन स्लेयर थे, वो जेनित्सु पे बिलीव करते थे कि वो उन्हें भी सरपास कर देगा, जिससे ये समझ में आता है कि जेनित्सु के पास बहुत ज्यादा पोटेंशियल है स्ट्रॉन्ग बनने की। तो इस पूरे एनालिसिस के बाद अगर हम देखें तो हम ये कह सकते हैं कि जेनित्सु मांगा की स्टोरी में अब तक एक पिलर लेवल डीमन स्लेयर बन चुका है, क्योंकि सीरीज में हमें ये बताया गया है कि पिलर लेवल डीमन स्लेयर्स के लिए भी ये अननेचुरल है कि वो एक अपर मून को मार सके। हाँ, हम ये जानते हैं कि काइगाकू अपर मून के कंपेयर में बहुत इनएक्सपीरियंस और नया था, पर फिर भी अपर मून बनने के लिए जो क्राइटेरियाज होते हैं काइगाकू ने उन्हें मीट किए थे। और काइगाकू की लड़ाई के बाद जेनित्सु ये प्रूव कर चुका है कि वो अब कॉन्शियसली अपनी पावर्स को यूज कर सकता है, वो भी फुल पोटेंशियल में। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग गाइस। अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज सब्सक्राइब माई चैनल एंड लाइक दिस वीडियो।